नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं IBC 24। तो आज मध्य प्रदेश के लिए बेहद बड़ा दिन, क्योंकि आज 46 नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आने की शुरुआत हो चुकी है। रुझान आने लगे हैं। छिंदवाड़ा की अगर बात की जाए तो नगर पंचायत हर्रई में कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। कांग्रेस ने यहां पर 13 तो बीजेपी 1 और निर्दलीय 1 सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है। मोहगांव नगर परिषद में भी बीजेपी का कब्जा, बीजेपी ने 9 तो वहीं कांग्रेस ने 6 सीट पर जीत दर्ज की है। शहडोल के वार्ड नंबर 12 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बुढ़ार नगर परिषद के वार्ड 2 से निर्दलीय यहां से जीत हासिल कर चुके हैं। बुढ़ार के वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस के हर्ष पाठक जीत चुके हैं। आपको बता दो 46 नगरीय निकाय चुनाव की काउंटिंग जारी है। रुझान अब धीरे धीरे नतीजों में तब्दील हो चुके हैं। आपको बता दें 29 नगर परिषद के नतीजे आएंगे, 17 नगर पालिका के भी नतीजे आएंगे। IBC 24 पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे आप लगातार देखते रहें। तो नगर सरकार के नतीजों की शुरुआत हो चुकी है। जोर शोर से प्रचार हुआ, बागियों ने भी जोर लगाया और शुरुआती रुझानों के आने की शुरुआत हो चुकी है। और अब क्या रुझान होंगे, क्या नतीजे होंगे, शाम तक तस्वीर पूरी स्पष्ट हो जाएगी या फिर तस्वीर बदलेगी, ये भी लगातार आप IBC 24 पर देखिए। तो शहर संग्राम के नतीजे की शुरुआत हो चुकी है। शहर सरकार का सरताज कौन होगा, आज सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है, क्योंकि ये 46 निकायों की भले ही जंग है, लेकिन माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2023 का ये एक लिटमस टेस्ट भी है, क्योंकि ज्यादातर जो 46 निकायों में से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं। ऐसे में हमने देखा कि मेन फोकस बीजेपी का या फिर कांग्रेस का इन क्षेत्रों को लेकर के देखा गया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ताबड़तोड़ रैलियां की, सभाएं की, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया और यही कोशिश की गई कि अपने पक्ष में माहौल बनाया जा सके। तो 46 निकायों की जंग लगातार जारी है। हर एक तस्वीर, सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे IBC 24 लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण आज के नतीजे, क्योंकि माना जा रहा है कि इससे जनता का मूड पता चलेगा और एक बड़ा सियासी संदेश भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास पहुंचेगा। इस वक्त हमारे साथ रोहित नायक जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है ये। इनसे भी चर्चा करेंगे, इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसको लेकर के कांग्रेस की क्या राय है। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुभकामनाएं भी और बहुत बहुत बधाई भी आपको कि हर्रई, जो कि छिंदवाड़ा के ही पास का गांव है, वहां पर तो कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है, लेकिन शहडोल जरूर कांग्रेस के हाथ से निकल गया है। जो अभी रुझान आए हैं उसको लेकर के आपकी क्या राय, क्या कहेंगे सर? देखिए, हमने जो पहले से सर्वेक्षण करके रखा है, मैं आपको बताऊं, उसमें कुछ सीटों पर जो हमारा आकलन था वो बिल्कुल सही निकला है। एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के पास या हमारी पार्टी के पास हारने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम पहले से ही शून्य से शुरू हुए थे। मुख्य बात यह है कि जिस तरह का दम्भ भाजपा शुरू से दिखाती आई है कि ये कांग्रेस मुक्त कर देंगे भारत को या फिर विपक्ष विहीन कर देंगे लोकतंत्र को, इस तरह की बातें मुझे लगता है कि जनता के दरबार में या चुनाव परिणाम आने से पूर्व करना नहीं चाहिए। आपको जनता ने आशीर्वाद दिया, आपको जिताया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जनता के आशीर्वाद को अहंकार पूर्वक लें। हमने ये आकलन लगाया था कि मंडला में लगभग हम बराबरी पे रहेंगे, बालाघाट में हमारी बढ़त रहेगी, सिवनी में हमारी बढ़त रहेगी और छिंदवाड़ा में हमारी बढ़त रहेगी। अभी तक कमोवेशित रूप से जो रुझान सामने आ रहे हैं, हमें लगता है कि हमारा जो आकलन था वो लगभग सटीक था। हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जो जीत का कारण हो सकता है वो 2018 में जो हमें जिस तरीके से जनता ने वहां पर अनुसूचित जनजाति समुदाय ने जो हमें बढ़त दी थी, जो जीत दिलाई थी, क्योंकि इस जाति के लिए जो आरक्षित 47 सीटें उसमें से 30 सीटों पर हम जीते थे और वोट परसेंटेज भी मैं आपको बताऊं तो काफी अच्छा था। तो इस ऐसी स्थिति में जब वोट परसेंटेज बढ़ता है तो हम मूलभूत रूप से मानते हैं कि जनता ने जो रुझान दिखाया है या जो मतदान किया है वो पक्ष के विपरीत किया है, जो सरकार है उसके विपरीत किया है, विपक्ष के पक्ष में जाता है। लेकिन भाजपा के 17 साल के राजकाज में मध्य प्रदेश में हमने एक चीज और भी पाई है कि ये ट्रेंड बहुत ज्यादा सटीक नहीं निकला है। जब भी जनता ने वोट डाला है तो ऐसा प्रतीत हुआ है जैसे कि सरकार के पक्ष में डाला हूं, लेकिन पिछले चुनाव में वोट परसेंटेज भी ज्यादा था और सीटें भी हम ज्यादा जीते थे इस पूरे परिक्षेत्र में, क्योंकि ये आदिवासी अनुसूचित जनजाति बाहुल्य परिक्षेत्र है। तो हमें लगता है कि वही ट्रेंड अगर रिपीट होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश होगा।
रोहित जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि ठीक है, हमने जो परफॉर्म किया है आप उससे संतुष्ट लग रहे हैं, लेकिन क्या इसी रणनीति के साथ आप विधानसभा 23 में भी जाएंगे? क्योंकि उतनी मतलब ज्यादा उपलब्धियां नहीं मिल रही है कांग्रेस को। भले आप कह रहे हैं कि हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं था, तो बाकी आपके लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत ग्रेस पॉइंट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन क्या इतनी तैयारी काफी होगी 2023 के लिए? क्योंकि लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, सत्ता का सेमीफिनाले माना गया है इस चुनाव को। देखिए, मैं यदि आपको बताऊं, जब विधानसभा चुनाव की बात होती है तो वो यूनिट एज एन इलेक्शन यूनिट बहुत बड़ा होता है, और जब हम नगरीय निकाय चुनाव की बात करते हैं तो एज ए यूनिट जो इलेक्शन जिस परिक्षेत्र में या जिस क्षेत्र में लड़ा जा रहा है वो क्षेत्र बहुत छोटा होता है। ग्रामीण अंचलों में जो अभी तक हमने जो परिणाम देखे हैं और जो रिजल्ट्स हमने एनालाइज करे हैं, उसके आधार पर यदि मैं बात करूं तो एक बात समझना बहुत आवश्यक है कि छोटे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जो परस्पर संबंध होता है, दोस्ती, एक जातिगत समीकरण, एक प्रेशर पॉलिटिक्स का जो सिनेरियो वहां डेवलप होता है, वो शहरों में नहीं देखा जाता। क्योंकि गांव में तो जाति वर्ण विशेष के आधार पे, परिचय क्षेत्र के आधार पे, परिचय के आधार पे सामाजिक तौर पर एक जो दबाव बनता है वो गांव में ज्यादा बनता है। और ऐसी स्थिति में नगरीय निकाय चुनाव में हम ये देख सकते हैं कि जो सत्ता पक्ष है उसको अपर हैंड होता है। लेकिन जब शहरों की हम बात करें तो क्योंकि सोसाइटल जिस तरह का एक अंडरस्टैंडिंग होती है सामाजिक शहरों की, वहां पर इस तरह का प्रेशर नहीं देखने को मिलता। तो गांव में यदि हमको थोड़ा बहुत पिछड़ा देखने को मिल रहा है, पिछड़ रहे हैं यदि हम, तो हम इस बात को समझे कि वहां पर एक बहुत यूनिट के कारण, एक इलेक्शन यूनिट के कारण वहां पर हमको ये चीज फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन फिर भी हम बहुत सकारात्मक है और हम तैयारी कर रहे हैं पूर्ण रूप से, और हम बिल्कुल रोहित जी, बहुत ज्यादा जरूरत भी है कांग्रेस को यहाँ पर तैयारी करने की। आप बने रहिए। इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ा अपडेट भी बता दें कि सागर में भी कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। करारपुर के यहाँ पर जो नतीजे वो आ गए हैं और उसके भी ऊपर हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दूं, राकेश शर्मा जी भी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। राकेश जी, आपसे भी जरूर चर्चा करेंगे। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी शहडोल से पुष्पेंद्र भी जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र, शहडोल को लेकर के क्या अपडेट है आपके पास? जी, मैं बता दूं कि शहडोल को लेकर यह है कि शहडोल नगर पालिका में 8 पर भाजपा जीत चुकी है और 3 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, और 2 पर निर्दलीय जो कि कांग्रेस के ही बागी थे, उन्होंने 2 पर निर्दलीय ने कब्जा किया है। और जैसी नगर की बात करें तो जैसी नगर नगर पंचायत परिषद में 2 पर भाजपा जीत चुकी है और मतगणना जारी है। और बुढ़ार की बात करें तो यहाँ पर 4 पर भाजपा विजय हुई है और 3 पर कांग्रेस जीतती है। जी ठीक है, राकेश जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, शहडोल तो बीजेपी के पास जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हर्रई पर पूरी तरह से कांग्रेस का कब्जा है और एक दो जो नतीजे अब तक सामने आ चुके हैं उसमें भी कांग्रेस का फिलहाल दबदबा दिख रहा है। शुरुआती रुझान की बात करें, बीजेपी कैसे देखती है इन रुझानों को? सर देखिए शिवांगी जी, आकांक्षा जी, माफ करना, आकांक्षा जी जी मेरा ये सबसे पहले, हाँ सॉरी, आकांक्षा जी को अभी क्या जी न्यूज़ से आया तो वो नाम एकदम। आकांक्षा जी, मेरा ये कहना है कि आप देखिए कि 45 में से 45 निर्णय जो आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। आप कहेंगे कि 46 स्थानों पे चुनाव हो रहे हैं, मैं 45 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि खुरई में भारतीय जनता पार्टी के 21 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। तो एक नगर पालिका तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पहले ही परिणाम आ चुके हैं। दूसरी बात, मैं लगातार चैनल पे सुबह से बैठा हूं, जहां पर परिणाम जहां आ रहे हैं, खरगोन में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, शहडोल में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, सरई बरगरा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे थे। अब कई जगह क्या है, छोटे छोटे स्थानों पर, 1-2 स्थानों पर अगर कांग्रेस के उम्मीदवार 2-5 वोटों से आगे चल रहे हैं तो उनको आगे नहीं कहेंगे। अभी ये शुरुआत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रचार किया, माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार का काम और शिवराज सिंह चौहान का नाम और भारतीय जनता पार्टी संगठन की ताकत, इसको लेकर हम जनता के बीच गए। आप कांग्रेस के विद्वान साथी कहेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस में जो छात्र पूरे साल मेहनत करता है आकांक्षा जी, वो उसको मालूम रहता है कि मैं जो पेपर दे के आया हूँ उसके परिणाम क्या आएंगे। तो हम पूरे साल जब मेहनत करते हैं, जनता के बीच काम करते हैं, नेतृत्व में अंतर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी लाल परेड ग्राउंड पे 96,000 छात्रों को 25,000 उनके खातों में पहुँचाएंगे लैपटॉप के लिए। दूसरी तरफ कांग्रेस आज एक अभियान चला रही है छात्रों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए। तो कमलनाथ जी क्या छात्रों से और युवाओं से माफ़ी मांगेंगे कि कमलनाथ की 15 माह की सरकार में वादा किया था कि हर युवा को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसको नहीं मिला। हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कहते हैं उसे करते हैं। आप ये देखिए कि 15 माह की सरकार में मेधावी छात्रों को लैपटॉप
के पैसे नहीं मिले थे, क्योंकि कांग्रेस के शिक्षा मंत्री कहते थे कि हमारा खजाना खाली है। आज मध्य प्रदेश सरकार लगातार हितैषी काम कर रही है और जनता के पास पहुंच रही है, और उसी के परिणाम है कि अब लगातार चुनाव में जनता का आशीर्वाद माननीय शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। आज कांग्रेस का हर नेता आदिवासी की बात कर रहा है, माननीय कमलनाथ जी भी लगातार आदिवासियों की बात कर रहे हैं, पर आज से 4 दिन पहले तक ओबीसी की बात कांग्रेस करती थी। अब ओबीसी शब्द से परहेज कर लिया है कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि उनका चेहरा नजर आ गया। आज आदिवासी समाज और बंधुओं की जब बात करती है कांग्रेस पार्टी, ये बताए ना कि 15 माह में एक कोई काम किया हो। मैं अपने जो हमारी सरकार है, आप देखिए बिरसा मुंडा जी का, भगवान बिरसा मुंडा का जो कार्यक्रम जम्बूरी मैदान में, हितैषी है, कांग्रेस भी यही कहती है, बीजेपी भी यही कहती है, लेकिन हितैषी कौन है, ये आदिवासी वर्ग भी बाकायदा बहुत अच्छे से जानते हैं, और शायद इसका असर आज के नतीजे में भी देखने को मिलेगा। आप दोनों यहाँ पर बने रहिए, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी क्योंकि बेहद बड़ी खबर यहाँ से भोपाल से मिल रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अलकायदा के 2 लगातार 46 निकायों की जंग के ऊपर हमारा एक खास कार्यक्रम जारी है। किसकी जीत होगी, किसका हार होगा, शहर सरकार का सरदार कौन होगा, इसकी पूरी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। नेपानगर नगर पालिका से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। नेपानगर में बीजेपी 10, कांग्रेस 12 में है, और सिंगरौली की सरई का भी आ गया। यहाँ पर नगर परिषद में उलटफेर की तस्वीर सामने आई है। सरई में बीजेपी 2, कांग्रेस 2, तो निर्दलीय यहाँ पर 11 सीट अपने नाम करने में कामयाब हुए हैं। तो बेहद बड़ी खबर, सरई ने यहाँ पर बाजी मारी है। भिकनगांव नगर परिषद में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। भिकनगांव में 6 और कांग्रेस भी 6 और निर्दलीय 3 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। तो ऐसे ही हर एक सीट पर नतीजे सामने आते जाएंगे, रुझान सामने आते जाएंगे, और हर एक नतीजों पर, रुझान पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। नेपानगर की बात हो या फिर सरई की बात हो या फिर भिकनगांव की बात हो, मिले जुले यहाँ पर परिणाम सामने आ रहे, इसके ऊपर भी जरूर चर्चा करेंगे। तो लगातार 46 की जो जंग चल रही है, शहर सरकार की जो जंग है, हमारे साथ 2 गेस्ट भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रोहित जी कांग्रेस की तरफ से और राकेश शर्मा जी भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेपानगर नगर पालिका में, जो कि एक बेहद बड़ी नगर पालिका में शुमार, यहाँ पर कांग्रेस ने एक बार फिर कब्जा किया है। बीजेपी को 10 में संतोष करना पड़ा, तो कांग्रेस ने यहाँ पर 12 सीट अपने नाम की है, और यहाँ से 2 जो सीट है वो निर्दलियों के खाते में गई है। सरई की अगर बात की जाए, सिंगरौली की सरई नगर परिषद में 11 निर्दलीय जीत गए हैं। बरगवा नगर परिषद में भी 8 निर्दलीय जीते हैं। भिकनगांव नगर परिषद में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। भिकनगांव में बीजेपी और कांग्रेस बराबरी पर चल रहे, कांटे की टक्कर, 6-6 यहाँ पर, और निर्दलीय 3 जीत गए, यानी कि अब किंगमेकर यहाँ पर निर्दलीय होंगे। पुनासा नगर परिषद की अगर बात की जाए तो इसके ऊपर बीजेपी ने कब्जा किया है। कर्रापुर परिषद में भी बीजेपी का कब्जा, नगर परिषद हर्रई में कांग्रेस का कब्जा है, मोहगांव नगर परिषद में बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात की जाए तो जो गढ़ कांग्रेस के थे वो कांग्रेस के ही पास है, लेकिन जरूर यहां पर छिंदवाड़ा, जो कि सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी गई, यहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने पूरी ताकत झोंकी, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि कम से कम एक पार्षद तो जिता दो। लेकिन अभी जो नतीजे सामने आए हैं उसमें यही सामने आ रहा है कि यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात यहां की जनता सुनती हुई नजर आई है, और फिलहाल वहां पर बीजेपी के 13 पार्षद जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हमारे पास एक खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। राकेश शर्मा बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित नायक जी भी जुड़े हुए हैं। सर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रोहित जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भाजपा के 12 पार्षद जीत गए हैं। यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे और उन्होंने गुजारिश की थी कि एक पार्षद तो हमारे जिता दो। क्या समझा जाए, जो ताबड़तोड़ प्रचार किया गया उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है क्या? और कमलनाथ ने भी यहाँ पर, सांसद नकुलनाथ की भी कहा जा रहा था कि साख दांव पर लगा हुआ है। देखिए, प्रचार प्रसार की मैं बात करूं तो अभी पैनलिस्ट जो थे आकांक्षा जी, हमारे बड़े भाई राकेश जी कह रहे थे कि ये जो परीक्षार्थी या जो विद्यार्थी 12 माह पढ़ते हैं उनका रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही, लेकिन क्या है कि कम से कम परीक्षा के संदर्भ में सिलेबस का तो पढ़े। सिलेबस से बाहर का पढ़ रहे हैं, जनता के बारे में तो कोई बात करते ही नहीं है लोग। अभी नगरीय निकाय चुनाव की हम बात कर रहे हैं, अगर छिंदवाड़ा का रिजल्ट देखा जाए तो भले ही रुझान थोड़ा सा अभी भाजपा के पक्ष में दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स अगर आएंगे तो जो मैंने आपसे पहले बात कही थी कि जो आरक्षित वर्ग है जो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का, उसमें 47 सीटों पर 30 सीटें हम जीते थे, तो हम तो बहुत ज्यादा सकारात्मक हैं। लेकिन हम इस बात को कभी भी अहंकार की तरह नहीं लेते। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो ना बताइए, ऐसा तो ना लगे कि आपको परीक्षा भी पता है, पेपर भी पता है। अहंकार तब प्रतीत होता है जब आपको लगता है कि आपको रिजल्ट भी पता है। आप कम से कम जनता के निर्णय पर इस बात का अहंकार ना थोपे कि उनने आपको आशीर्वाद दिया है। इस बात को देखकर मुझे लगता है कि ऐसा ये बहुत ज्यादा अहंकारी हो गए सत्ता के मद में।
और ये बात ये खुद ही एक तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन भाई आपको परीक्षा तो नहीं पता है ना, आपको ये तो नहीं पता है कि रिजल्ट क्या आएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इनने कहा कि हमने प्रचार प्रसार बहुत किया, शिवराज जी ने जाकर ये बात कही परीक्षार्थियों को या विद्यार्थियों को आज लैपटॉप बांटेंगे, तो प्रचार प्रसार की बात करने में तो इनसे आगे कोई नहीं है। प्रचार प्रसार का एक बहुत छोटा सा महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको देता हूं, हालांकि विषयांतर्गत हो जाएंगे हम, लेकिन बहुत छोटी सी बात कहूंगा कि बड़वानी से जहां से पशुपालन मंत्री आते हैं, निमाड़ मालवा सबसे ज्यादा लंपी फैला है। लेकिन आप इस बात को आप रिसर्च करिए, इस बात को इसी डिबेट के दौरान, और इस पे अगली डिबेट में मैं बैठूंगा आपके साथ, कि बड़वानी बताइए लंपी का एक भी केस नहीं है। तो प्रचार प्रसार की जब भी बात करते हैं तो ऐसा प्रचार प्रसार करते हैं कि निमाड़ मालवा में पूरा खंडवा में सबसे ज्यादा डेथ हो रही है, वहां पे सबसे ज्यादा केसेस है, लेकिन जहां से पशुपालन मंत्री है वहां से एक भी केस नहीं है। तो प्रचार प्रसार की बात तो ये कर ही सकते हैं, क्योंकि ये उसमें बहुत महारती हैं, ये जीनियस है उस मामले में। और जैसा कमलनाथ जी कहते हैं कि ये राकेश जी, प्रचार प्रसार में आप लोग माहिर हैं, ये कहना है कांग्रेस का, और हमने देखा भी कि बीजेपी बड़ी बड़ी रैलियां करती है, सभाएं करती है, घोषणा वीर भी कहा जाता है बीजेपी को, तो क्या इसका भी असर दिखेगा इस बार के चुनाव में? देखिए, निश्चित रूप से आकांक्षा जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि छिंदवाड़ा मॉडल को लेके कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में बात करती है। कांग्रेस के एकमात्र नेता हैं कमलनाथ, वो छिंदवाड़ा के अलावा कहीं नज़र नहीं आते, पर छिंदवाड़ा में अगर आज 12-13 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीत रहे हैं तो मैं छिंदवाड़ा की जनता को सैल्यूट करता हूँ कि उनने सच का साथ दिया। मेरे विद्वान साथी जिस तरह की बातें कर रहे थे, ये जिस बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस बुंदेलखंड में आप ये बताइए कि 32 स्थानों पे खुरई में चुनाव होते हैं, जिसमें से 30 स्थानों पर कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिलते। इसका जवाब कौन देगा कि आपको चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे? इसका जवाब मैं, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारी 15 माह की सरकार ने ये किया, हमारी 15 माह की सरकार ने वो किया, पर 32 में से 30 स्थानों पे आपको उम्मीदवार नहीं मिलते। दूसरी बात, मैं आदिवासी समाज की बात करना चाहूँगा। आकांक्षा जी, आपने विषय छेड़ा कि हर व्यक्ति बात करता है कि हमने आदिवासी समाज के लिए ज़्यादा काम किया। हमने काम किया है, इसलिए हम जनता के बीच जाके उसकी बात करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा का कार्यक्रम एशिया का सबसे बड़ा लाल परेड जम्बूरी मैदान में हुआ, जहां माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, जिसमें 4 लाख आदिवासी बंधु इकट्ठे हुए थे। उसके बाद रानी कमलापति स्टेशन का हमने जब नाम रखा, कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध किया। आज रघुनाथ शाह शंकर शाह के नाम पर हम यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश अनाज पहुंचाने का काम आदिवासी बंधुओं के भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने किया, और जो ट्रक जो अनाज पहुंचाते वो आदिवासी बंधु और उनके परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें 3-3, 4-4 आदिवासी बंधुओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है। आज पैसा कानून, जब दिग्विजय सिंह जी की मध्य प्रदेश में सरकार थी, उस समय से सुनता था पैसा कानून आएगा। राकेश जी, यही सवाल तो उठा रहे हैं ना रोहित जी की लगातार घोषणाएं होती है, प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर भी वो तस्वीर नजर आती है? क्योंकि साल 2018 में हमने देखा है कि बीजेपी को वाकई खामियाजा उठाना पड़ा था, आदिवासी वोट बैंक उन्होंने साथ नहीं दिया था। देखिए आकांक्षा जी, आपने बड़ा बदनाम, हाँ जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। आकांक्षा जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। जी जी, आप ये देखिए कि मकान, भोजन, रोजगार, इलाज, शिक्षा, वन भूमि में पट्टे, साहूकार से मुक्ति, ये आदिवासियों की प्रमुख मांगे थी, जिसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आकांक्षा जी, अभी जोबट में उपचुनाव हुआ था, आदिवासी बहुल सीट थी, कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, लंबे समय से लगातार वहां से कांग्रेस जीत रही थी। इस बार जब उपचुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतता है आदिवासी बहुल सीट पे, और वहां जहां कांतिलाल भूरिया लगातार सांसद रहे, मंत्री रहे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, इतना बड़ा गढ़ हमने जीता। मैं एक बात आपके माध्यम से ये और पूछना चाहता हूँ कि भैया, प्रचार तो तब करोगे ना कि कोई काम करोगे। आज मैंने कहा 96,000 लैपटॉप युवाओं को, छात्रों को दिए जा रहे हैं, मेधावी छात्रों को। आपकी सरकार में तो कह दिया था कि खजाना खाली है, आपने कहा था ना, आपने कहा था 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहाँ दिया बताइए ना? माफ़ी मांगेंगे किसानों से, युवाओं से? आज किसानों के लिए आपने कहा था कि हम 2 लाख का कर्ज माफ कर देंगे, हजारों किसान डिफाल्टर हो गए आपके इस ब्रह्मजाल में आके, उनका जीवन तबाह हो गया। कांग्रेस पार्टी सिर्फ बात करती है, भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इसलिए ये जो परिणाम आ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार के पक्ष में आ रहा है, उस पर मोहर लग रही है। जब छिंदवाड़ा जैसा गढ़ अगर कांग्रेस बचा नहीं पा रही है, और ये बुंदेलखंड में, खुरई में इनको 30 स्थानों पे उम्मीदवार नहीं मिलते 32 में से, और ये बड़ी बड़ी बातें चैनल पे बैठ के करते, मुझे इस बात का जवाब दिलवाइए ना
कि जो ठीक काम है रोहित जी, भारतीय जनता जवाब पार्टी की दीजिए सरकार कर कि रही है, उसकी सागर के जनता खुरी बहुत वहां पर लगातार निर्विरोध क्यों चुन लिया गया, वहां पर क्यों कैंडिडेट्स नहीं मिल पाए कांग्रेस को, और अगर ऐसी ही हाल रहेगी तो फिर 2023 में क्या होगा सर? आकांक्षा जी, ये चिंता का विषय सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये जनता के लिए भी है, आपके लिए भी है, सारे समाज के लिए है। जहां पर मैंने शुरुआत करी थी इस चर्चा की, मैंने कहा था कि ये चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए, ये विपक्ष मुक्त लोकतंत्र चाहते हैं, जहां पर पैसे का बोलबाला होता है। आज की तारीख में भाजपा जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं और राष्ट्रीय पार्टीज हैं, उनका 70% धन जो है वो भाजपा के पास है। इसमें मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं कि पीएम केयर्स फंड इंक्लूडेड नहीं है। अगर 6,000 करोड़ के आसपास का फंड है अभी जो भी रीजनल और राष्ट्रीय पार्टीज हैं उनके पास, उसमें से 4,000 करोड़ पीएम केयर फंड छोड़ दिया जाए अलग, तो केवल भाजपा के पास है। अगर ये कहीं पर किसी कैंडिडेट को खड़ा ही नहीं होने देंगे और अपने धनबल से, तो रोहित जी, क्या धनबल के कारण ये चीज हुई है सागर में? जी, धनबल से यदि आप वहां पर निर्विरोध सरकार बनाएंगे, आप चुनाव में जाने दीजिए ना कैंडिडेट को। आपने 15 माह की सरकार की 30 बार बात करी, 17 साल से आप क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं आप प्रचार प्रसार नहीं करते। आप ये बताइए पोषण आहार में क्या हुआ? रोहित जी, लेकिन सवाल बार बार यही खड़ा होता है ना कि अगर बीजेपी धनबल का उपयोग कर भी लेती है तो फिर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के नेता हैं, आखिर वो क्यों उनके झांसे में आ जाते हैं? कांग्रेस का भी तो एक सिस्टम है ना, वहां पर डिसिप्लिन रहे, अनुशासन रहे, तो कोई भी खरीद नहीं पाएगा। नहीं, अनुशासनहीनता की बात यदि की जाए तो अगर ये कहना चाह रहे हैं कि इनके यहाँ पर कैसे इलेक्शन होते हैं, तो जेपी नड्डा जी कैसे री इलेक्ट हो गए? नागपुर से सरकार चलाने वाले, खाकी पहनने वाले रोहित जी, जेपी नड्डा जैसे भी चुने गए, लेकिन कांग्रेस में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर की जो खींचतान लगी हुई है, पहले गहलोत आते हैं, वो नाम वापस लेते हैं, और उसके बाद जो राजस्थान का ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। आप देखिए हमारे यहाँ कितना पारदर्शी सिस्टम है कि हमारे यहाँ तो सब पता चल जाता है। जेपी नड्डा जी कैसे इलेक्ट हुए, उनका टर्म, वहां तो टर्म रिपीट होने का कोई प्रावधान ही नहीं है, कैसे रिपीट हो गए, तो ये बात कभी बाहर नहीं आएगी। चलिए, उसका भी जवाब मैं जरूर राकेश जी से ले लूंगी, और इस लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। रोहित जी माफ कीजिएगा, मुझे रोकना पड़ रहा है क्योंकि बेहद बड़ी खबर आ रही है, उससे भी अपने दर्शकों को अपडेट कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो शहर संग्राम के ऊपर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, 2023 की बिसात है, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर आदिवासी किसके साथ है। इसी के साथ बड़ा अपडेट आपको बता दें, गढ़ाकोटा में 23 में से 23 वार्ड बीजेपी ने अपने नाम कर लिए हैं। गढ़ाकोटा नगर पालिका में बीजेपी की एक क्लीन स्वीप है, बीजेपी यहां पर दमदारी के साथ जीत दर्ज कर चुकी है। 23 में से 23 वार्ड बीजेपी के नाम। तो आपको बता दें, मंत्री गोपाल भार्गव का गृह नगर है सागर जिले की गढ़ाकोटा नगर पालिका, जो कि बीजेपी की पावरफुल सीट मानी जा रही थी, और कांग्रेस का यहां से सफाया हो चुका है। इसके साथ अलग अलग सीटों के लगातार नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पाली नगर परिषद में बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। बुढ़ार नगर परिषद में जरूर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बुढ़ार में बीजेपी 7 पर है, तो वहीं कांग्रेस 4 और निर्दलीय यहां पर 4 है, यानी कि एक बार फिर यहां पर निर्दलीय किंग मेकर रहेंगे। आठनेर की अगर बात की जाए तो आठनेर के भी रिजल्ट सामने आ चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने यहां पर एड़ी चोटी का जोर लगाया था, और बीजेपी ने यहां पर कब्जा मार लिया है। तो लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, राकेश शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, और प्रवक्ता कांग्रेस रोहित नायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। और एक और खास मेहमान हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, IBC24.in डिजिटल हेड वरुण सखा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरुण जी, आपने बहुत करीब से इन चुनाव को देखा है, समझा है जमीन पर जाकर के। ऐसे में सरई सिंगरौली की हाई प्रोफाइल सीट थी, नवगठित ये परिषद थी, यहाँ पर बड़ा उलटफेर हुआ है। निर्दलीय 11 सीट पर यहाँ पर जीत दर्ज कर चुके हैं, और आपको याद होगा निगम में भी हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी ने यहां पर सबको चौंकाया था। तो सरई को लेकर के, सिंगरौली को लेकर के, और जो मध्य प्रदेश का इस वक्त राजनीतिक परिदृश्य है उसको लेकर के क्या कहेंगे सर आप, निर्दलीयों को लेकर? इसका जो है ना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक बार उसको बताना चाहूंगा। बिल्कुल, क्योंकि सिंगरौली एक मध्य प्रदेश की ऐसी जगह के रूप में उभर रहा है। पिछले 2 हम चुनाव देखते हैं, एक तो निकाय का चुनाव सिंगरौली नगर निगम का, और दूसरा आज का ये इलेक्शन है। अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पर तीसरी जो शक्ति है मध्य प्रदेश में वो उभर रही है। अब वो कभी निर्दलीय के रूप में उभर रही है, कभी आम आदमी पार्टी के रूप में उभर रही है, अलहदा विषय है। लेकिन ये अब अलार्मिंग किसके लिए है? ये सबसे ज्यादा हम इसको दूसरे ढंग से देखने की कोशिश करें। जैसे पंजाब में जब तीसरी शक्ति का उदय हुआ तो वहां पर सबसे ज्यादा खतरे में कौन आया? क्योंकि बीजेपी तो वहां थी नहीं,
तो खतरा उस पर होने का सवाल नहीं है। वहां थी कौन, इनकम्बेंट थे, सरकार में थे कांग्रेस, तो सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस के लिए था। इसको अगर पॉलिटिकल पंडितों के नजरिए से देखने की कोशिश करें तो हमको समझ में आता है कि जहां जहां भी कांग्रेस कमजोर है वहां पर आम आदमी पार्टी या निर्दलियों का जोर है। तो ये जो नुकसान है सीधा सीधा, मैं बाकी निकायों के जो भी रिजल्ट आते हैं वो अलग उनका विश्लेषण हो सकता है, परंतु सराई के संदर्भ में अगर बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश को हम समझने की कोशिश करें तो एक बहुत ही छोटा सा एक सैंपल है ये। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा अलार्मिंग है ये, यद्यपि बीजेपी के लिए भी है, लेकिन बीजेपी के लिए उतना बड़ा भी आकांक्षा नजर नहीं आ रहा है जितना बड़ा कि कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो भी तीसरे दल कहीं भी उभर रहे हैं, तीसरी शक्तियां कहीं भी उभर रही हैं, तो वो किसका वोट खा रही हैं? वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का वोट खा रही है। ठीक है, कांग्रेस से हमारे रोहित नाइक जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रोहित जी, 11 निर्दलीय जीत गए हैं सराई में। कहा जा रहा था कि सराई इस बार कांग्रेस से जाएगी, नवगठित ये परिषद था और तीसरी शक्ति है ये, चिंता की दरकार है कांग्रेस को? रोहित जी, चलिए फिलहाल कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप क्या समझते हैं, यहां पर 11 निर्दलीय जीत जा रहे हैं सिंगरौली के सराई नगर परिषद में, बीजेपी इसको किस तरीके से देखती है? और कांग्रेस के लिए तो है ही हानि, लेकिन बीजेपी के लिए भी इतने प्लस पॉइंट्स नहीं है। आकाश जी, निश्चित रूप से ये जो परिणाम आए हैं सराई के, इसमें पार्टी बड़ी गंभीरता से विचार करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं और हमारी पार्टी ने वहाँ क्या कमी रह गई कि हम वहाँ पर अपना बात जनता के बीच नहीं रख पाए। पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ 46 स्थानों पर चुनाव हो रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं, पर सराई में क्या कमी रह गई उस पर गहन मंथन होगा। पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी आकांक्षा जी आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के विद्वान साथी कह रहे थे कि साहब खुरई में धनबल का उपयोग हुआ, बाहुबल का उपयोग हुआ, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, हमें उम्मीदवार नहीं खड़े करने दिए। तो आप आकांक्षा जी इस बात का प्रश्न जरूर कीजिए कि जिन अन्य 45 स्थानों पर चुनाव हुए वहाँ पे क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है क्या? वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है क्या? कांग्रेस अपनी कमियों को कभी स्वीकार नहीं करती। अभी आपने प्रश्न किया था कि अगर कांग्रेस के नेता अगर कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो क्या वो सब बाहुबल और धनबल के कारण छोड़ रहे हैं? आप देखिए, गुलाम नबी आजाद जो स्तंभ थे कांग्रेस पार्टी के, आज कांग्रेस से बाहर हैं। आनंद शर्मा जिनने पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी में लगा दिया, वो आज कांग्रेस पार्टी से बाहर है। आप देखिए, वरिष्ठ वकील सिब्बल साहब, वो कांग्रेस से बाहर है। आज 2 दिन पहले हिमाचल के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन ले लिया। आप राजस्थान की बात कर ले, वहाँ 92 विधायक इस्तीफा दे देते हैं कांग्रेस पार्टी से और अपने विधायक पद से। तो ये जो सब चल रहा है उसको स्वीकार ना करके कांग्रेस उस हरकत को कर रही है कि जैसे बिल्ली दूध पीती है तो आंख बंद कर लेती है और उसको लगता है कि दुनिया देख नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार टूट रही है, कांग्रेस पार्टी को जनता लगातार नकार रही है। अब गढ़ाकोटा की बात कर लीजिए, आप देखिए कि वहाँ पे 23 स्थानों पे चुनाव होते हैं, 23 में से 23 भारतीय जनता पार्टी जीत जाती, कांग्रेस का खाता नहीं खुलता। और फिर इसके बाद ये कहते हैं कि सब मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, कि ये बड़ा विषय है। आप कांग्रेस के खाता नहीं खुल पाया है, लेकिन मंत्री शाह के गढ़ हरसूद में बीजेपी जरूर हार गई है, इसके ऊपर भी हम चर्चा जरूर करेंगे फिलहाल। लेकिन रोहित जी, मेरा जो सवाल था उस वक्त आपकी आवाज नहीं आ रही थी कि आखिर सराई में कहां बीजेपी पिछड़ गई, निर्दलीय बाजी मार जा रहे हैं यहाँ पर सर, 11 सीट पर निर्दलियों का कब्जा है। देखिए, अलार्मिंग नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पे चुनावी राजनीति में इसका विश्लेषण जरूर होना चाहिए। यदि ऐसी बात करी जाए तो ये वोट कटवा पार्टी पहले भी सक्रिय रही है और कांग्रेस के इनने वोट काटे हैं, चाहे गोंडवाना गणतंत्र हो या बसपा हो या समाजवादी पार्टी हो, इनको उतारा जाता है जातिगत समीकरण को देखते हुए। और हमने ये देखा है कि इस तरीके से नुकसान जयस के कारण मालवा निमाड़ में भाजपा को भी हुआ था। तो ये अलार्मिंग दोनों पार्टीज के लिए होता है। इसका विश्लेषण बहुत सम्यक रूप से बड़े दृष्टिकोण के साथ होना चाहिए। जहां तक मेरे विद्वान साथी, उस समय मेरी बात कट गई थी कि आपने कहा था कि डिसिप्लिन क्यों नहीं है कांग्रेस में कि धनबल के आधार पर लोग पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। तो मैं आकांक्षा जी आपको बताना चाहूंगा कि जिन सीटों का हम विश्लेषण कर रहे हैं, इनने एक सीट छोड़ दी ऐसी, पन्ना जिला जहां से इनकी पार्टी के अध्यक्ष आते हैं, वहां पर भी कई जगह निर्विरोध जो है ये नगरीय निकाय चुनाव में हमने निर्णय देखा है कि हुआ है। ऐसा क्यों? जहां पर इनके सागर, अगर ये खुरई की बार बार बात कर रहे हैं, इसके बाद नहीं करेंगे किसी डिबेट में इस चर्चा को, क्योंकि खुरई से इनके 2 बहुत पावरफुल शक्तिशाली मंत्री हैं। वो न केवल भाजपा धनबल का प्रयोग करती है, धनबल तो गुड कॉप बैड कॉप प्ले करने के बाद करती है भाजपा प्रयोग। ये पहले प्रेशर बनाते हैं, संवैधानिक
संगठनों का इस्तेमाल करके, उस ढांचे का इस्तेमाल करके सीबीआई, ईडी, आईटी के द्वारा एक प्रेशर बिल्ड किया जाता है, और जब व्यक्ति टूट जाता है तो उसको कहा जाता है आ जाओ बेटा, पैसे ले लो आप और आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। केवल धनबल नहीं चलता, आप धनबल तो अंतिम है, अंतिम चरण है, अंतिम पायदान, जब वहां पर ये गुड कॉप प्ले करते हैं। ये इस तरीके से गड़ाकोटा की हम बात करें, ठीक है रोहित जी, आपको रोकना चाहूंगे, आपके लिए खुशखबरी में आपको बता दें, अलीराजपुर में यहाँ पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। राकेश जी आपसे भी जरूर समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं वरुण जी के पास जाना चाहूंगी। वरुण जी, हमने देखा अलीराजपुर में एक बार फिर से यहाँ पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, बीजेपी के लिए टेंशन वाली खबर जरूर मानी जा सकती है क्या? बिल्कुल मानी जा सकती है, क्योंकि अलीराजपुर सिर्फ बीजेपी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए टेंशन नहीं है, बल्कि अलीराजपुर एक बॉर्डर का जिला है जो कि गुजरात से उसकी लगभग 100 किलोमीटर के फासले में गुजरात शुरू हो जाता है। तो अलीराजपुर के जो नतीजे हैं, अलीराजपुर का जो भी सामाजिक ताना बाना है, उसका जो भी राजनीतिक प्रभाव और चुनावी प्रभाव वो गुजराती पड़ोसी गुजरात राज्य में भी देखने को मिलता है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए अलार्मिंग नहीं है, ये गुजरात के लिए भी अलार्मिंग है। इसलिए भी अलार्मिंग है क्योंकि गुजरात में अभी बस महीने 1.5 महीने के अंदर इलेक्शन है और वहाँ पर सारी जो है कवायद है, पूरी ताकत बीजेपी ने झोंकी हुई है। तो इन नतीजों को बहुत हल्के से लेने की जरूरत नहीं है आकांक्षा। बिल्कुल। संक्षिप्त में बेहद राकेश जी से मैं पूछ लेती हूँ, उससे भी पूछना बेहद वाजिब हो जाता है। सर, अलीराजपुर कांग्रेस के पास चला गया, बीजेपी के पास है, क्या कैसे देखते हैं सर, और क्या करेगी अब बीजेपी यहाँ के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी का गढ़ छिंदवाड़ा, कमलनाथ जी का गढ़ छिंदवाड़ा, कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, वहां अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इस पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैंने 3 नाम लिए, आजाद साहब, उसके बाद राकेश जी अलीराजपुर के ऊपर बात आनंद शर्मा जी, कपिल सिब्बल, ये कितने में बिके और इन पे क्या धनबल बाहुबल का उपयोग किया? क्योंकि आदिवासी वोट बैंक 2018 में आपको नहीं मिला था, कांग्रेस को मिला था, इसलिए इतने बड़े बड़े कार्यक्रम भी हमने देखे और सबको समझ में आता है कि वाकई आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी अलीराजपुर निकल रहा है। सर, अलीराजपुर के ऊपर बोलिए आप। देखिए, अलीराजपुर पर निश्चित रूप से आकांक्षा जी, भारतीय जनता पार्टी जनता का जो निर्णय है वो ऐसा क्यों आया उसके बारे में विचार करेंगे। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीतिक दल है जो ईमानदारी से हर चुनाव की समीक्षा करती है। हमने जहां सफलता प्राप्त की है उसके बारे में भी बात करेंगे, और जहां हम सफल नहीं हो पाए किसी कारण से उसके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी बात करेगी। और आपकी चैनल पर कांग्रेस को भी, जहां पर जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था कि आखिर वहां पर वो क्यों नहीं कर पाई, और बीजेपी की जो गढ़ थे आखिर वो बीजेपी के हाथ से क्यों निकले। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमें ज्वाइन करने के लिए, रोहित जी आपको भी ज्वाइन करने के लिए। वरुण जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और एक नया पैनल भी आपके सामने आएगा और बारीकी से समझेंगे कि जो स्थानीय स्तर के चुनाव है, जो बड़ा सियासी संदेश देंगे, आखिर वो 2023 के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा और 2023 के बिसात में इसका क्या असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।